नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तोरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि ज़मीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है। इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ ज़मीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको ज़मीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से दो फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है या फिर कमजोर हो गई है तो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि इस पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टीन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में छिड़काव कर दें उसको, जैसे पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगेट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती हैं। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्पाकार पत्ती पर जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो एक छोटी सी इल्ली होती है
जो कि पत्ती का जो क्लोरोफिल है हरा भाग है खाते हुए और पत्ती को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कीट भी बोलते हैं कई बार इसको। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। अगर वर्षा हो जाएगी तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग से अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। समेकित कृषि प्रणाली न केवल आज के वक्त में जरूरत है, बल्कि किसान इस पद्धति से खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। वैसे तो कहीं न कहीं किसान खेती की इस पद्धति से जुड़े हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर इसकी शुरुआत करें तो खेती बाड़ी से और भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो चलिए समेकित कृषि प्रणाली पर पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर जिला उल हुदा से। वर्तमान समय में हर घर की ज़रूरत दिन ब दिन कृषि के योग घटती भूमि और कृषि योग भूमि में घटना एकमात्र विकल्प किसानों के लिए है कि वो अपने घर की हर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली हम लोग वैसी कृषि प्रणाली को कहते हैं जहां कृषि और द्वितीय कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े कम से कम 2 कंपोनेंट या घटक का हम लोग अपनी खेती में इस तरह समायोजन करते हैं कि एक के समायोजन से दूसरे की उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और पूरे वर्ष स्वरोजगार का सृजन होता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े 2 या 2 से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। समेकित कृषि प्रणाली हर किसानों का एक अलग होता है, क्योंकि हमारे जो भी किसान समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं उनको कुछ खास बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि उनका ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है या निचली ज़मीन है। अगर ऊपरी ज़मीन है तो उसके समेकित कृषि प्रणाली के घटक अलग होंगे, मध्यम ज़मीन है तो उसके घटक अलग होंगे और जो निचली ज़मीन है उसके घटक अलग होंगे। आप आसानी से जब आपके पास ऊपरी ज़मीन है जहाँ पर पानी कम लगता है वहाँ पर आप फसल के साथ बागवानी, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन, ये सारी चीज़ें, गौपालन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ मुर्गी पालन को भी जोड़ सकते हैं। आपकी मध्यम दूरी की जगह है वहाँ पर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन और भी हर चीज़ को जोड़ सकते हैं। और जब आपकी बिल्कुल निचली जगह है वहाँ धान सौ मछली पालन, धान सौ बत्तख पालन, फिर आप मछली कम जो है बत्तख पालन और फिर मछली के साथ आप बत्तख पालन, मुर्गी पालन आप बहुत ही आसानी के कर सकते हैं। हम हमारे बत्तखों को तालाबों से उसके भोजन का लगभग 20% तक जो भोजन की आवश्यकता होती है वो तालाब के द्वारा पूर्ति हो जाती है और तालाब से हमको जो बत्तख पालन में उसके भोजन पर जो आवश्यकता होती है
भोजन की वो 20% तक कम खर्च करनी पड़ती है। बदले में जो बत्तख है हमारे तालाबों को एयरेट करती है, उसमें ऑक्सीजन को घोलती है। वहाँ पर जितने फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो बीट पानी में करती है, उससे उसमें तालाब में बनने में मदद आती है। उसके अतिरिक्त जितने कीड़े मकोड़े के लार्वे तालाब के ऊपर रहते हैं उसको वो आसानी से खा जाती है। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। धान सह मत्स्य पालन आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ खास ध्यान बात रखना होगा कि आपका जो खेत अगर नीचा है तो खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच, एक गड्ढा नुमा बना दें, या फिर अपने खेत के बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा 20 बाई 20 फीट 20 बाई 20 फीट का बना लें। और इसमें आप लंबी अवधि के धान का प्रयोग करें। जो 135-40 दिनों का धान का प्रभेद है उसका हम लोग चयन करेंगे। और मछली का जो आप वैसे खेतों में डालेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियाँ धान सह मत्स्य पालन में हम नहीं डालेंगे। और जो मछली का साइज़ हम लोग डालेंगे वो कभी भी स्पॉन या फ्राई नहीं डालेंगे। आप हमेशा अंगुलिका और हाफ ईयरलिंग का मत्स्य का बीज आपको उपलब्ध हो जाता है। तो प्रति एकड़ आप 4000 की संख्या में अगर आप डाल लेते हैं तो आपको 120 दिन के आसपास में जो वो मछलियां हैं उनका वज़न लगभग 350-400 ग्राम 250 ग्राम के आसपास का हो जाता है। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। आप जहां पर समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं वो मार्केट, जो उत्पादन आप चीज़ करना चाहते हैं, क्या उसकी मार्केट डिमांड है कि नहीं। तीसरा, उस इलाके का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। चौथा, आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास संसाधन क्या है और आपके पास पूंजी क्या है। इस बातों का ध्यान रख के ही हमको समेकित कृषि प्रणाली के अंदर अपने घटकों का चयन करना। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समेकित कृषि प्रणाली करते वक्त जो चुन रहे हैं क्या उसको करने में आपकी रुचि है कि नहीं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की दिशा आज पश्चिम से चलेगी और शेष 3 दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। हवा की गति 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय नए रोपे गए फल वृक्षों और खरीफ फसलों जैसे बाजरा, उर्द, मूंग, तिल, ग्वार और सोयाबीन में अधिक मात्रा में वर्षा जल भरने पर जल निकास की व्यवस्था करें और जल निकास का कार्य वर्षा होने की 2 घंटे बाद करें। कपास की 60 से 70 दिन की फसल में
अनुशंसित उर्वरक नाइट्रोजन की 1/4 और फास्फोरस और पोटास उर्वरक की शेष 1/2 मात्रा दें एवं रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि मिरीड बग से कलियों को आर्थिक नुकसान हो रहा हो तो एसीफेट 75 एसपी की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें अथवा थायोमेथक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। अदरक में प्रकंद गलन रोग का प्रकोप सितंबर माह में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए जल निकास का उचित प्रबंधन करें। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या बोर्डो मिश्रण के 1% के घोल का छिड़काव करें। बेर की नई शाख फुटानों पर उन्नत किस्म की कलिकाएं लगाएं और आंवले में कलिकायन कर उन्नत किस्म के पौधे तैयार करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाई अमरूद और नींबू के बगीचों में गुटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगावनी जिला भोपाल के कृषक भूपेंद्र सिंह ने। ये फल और सब्जियों से सह उत्पाद बनाकर बेचने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरा काम है, मैं चटनी भी बनाती हूँ, चाट की, इसकी घिया की चटनी बनानी है, पुदीना और उसकी चटनी बनानी है, टमाटर सॉस है, आजकल जैसे सीजनल नाशपाती होती है उसका जैम बनाना, सेब का जैम बनाना, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बनाती हूँ। कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिलता तो इनके कई उत्पाद बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर बाजार में बेचा जा सकता है, जिनसे आपको अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो घिया की चटनी के लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले जैसे घिया हमारी आजकल तो नेचुरली अपने आप होती है, पर जैसे सर्दियों में होती तो बाजार से खरीद के लेनी पड़ती है। तो घिया तोड़ के लाए, उसके बाद उसको साफ पानी से साफ किया, फिर उसको काटा। काटने के बाद जैसे हम काटते तो उसको नमक वाले पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करना। अगर तो हम उसको प्रेशर में सीटी लगाते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर हम उसको खुले बड़े पतीले में पकाते तो हमारे आधे से 45 मिनट लग जाते हैं मिनिमम। फिर जब ये बॉयल हो जाएगी फिर हम इसको छन्नी से निकाल देंगे, इसका जो पानी है वो अलग निकालेंगे और जो उसकी सब्जी होती है वो अलग से निकाल देंगे। फिर उसको दोबारा से हम पकाएंगे। पकाने के बाद जब हम इसको इतना पकाएंगे कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, जैसे सॉस की तरह बिल्कुल पतली हो जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। 2 किलो अगर घिया है तो उसमें हम 800 ग्राम चीनी डालेंगे। फिर उसको पकाते रहेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका रंग जो है वो मतलब चीनी छोड़ना ना, ब्राउन ना हो जाए। फिर उसमें हम काली मिर्च और अन्य मसाले मिलाकर उसको ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम उसको अपने डब्बे में बंद करके रख देते हैं। जैसे हम 20 केजी घिया की चटनी बना रहे हैं तो उसे मुझे जो लागत खर्चा आता है तो 700 से 800 रुपये खर्चा आ जाता है। मिनिमम 1000 रुपये रख लो आप। उसमें जैसे मसाले हो गए, चीनी है, चीनी ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि चीनी ज़्यादा पड़ती है इसमें, मसाला थोड़ा कम पड़ता है, और सिट्रिक एसिड पड़ता है, सोडियम बेंजोएट, ताकि वो ख़राब ना हो। तो मिनिमम 1000 खर्चा जो आ जाता है 20 केजी में हमारा। 200 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम सेल करते तो हमें 3000 का इसमें प्रॉफिट हो जाता है। सर जैसे आजकल हमारे टमाटर का सीज़न चला हुआ है यहाँ पे, तो टमाटर का रेट तो नहीं मिल रहा हमारे को, बहुत कम मिल रहा है। तो हम बिल्कुल जो लाल कलर का टमाटर होता है उसको रख के मैं उसका सॉस बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो हम सॉस बनाते तो ये हमें इजीली टमाटर भी मिल जाते हैं और हमारे को रेट भी इसका अच्छा मिल जाता है। तो वो हम 2 किलो टमाटर में हम आधा केजी जो है वो सॉस बना लेते हैं और हमें जो है 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट उसमें हो जाता है। खर्चा इसमें सर आजकल बहुत कम आता है टमाटर में। इसमें सिर्फ काली मिर्च और अन्य थोड़े मसाले पड़ते, बाकी और कुछ नहीं, चीनी पड़ती है। घिया की चटनी और टमाटर के सॉस में ज़्यादा नहीं मसाले डलते, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा
मैं जैसे आजकल लहसुन था तो मैंने लहसुन का अचार डाला, तो ये भी इजीली हमें थोड़ा अपना भी कुछ, लहसुन तो हम घर में पैदा कर लेते हैं ना, तो लहसुन तो हमारा अपना घर का होता है, तो इसका भी जो हम बेचना होता है वो बेच देते हैं, जो हम घर में अपने इसके इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, इसमें भी बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें भी मसाले का जो खर्चा है हमारा, अगर मान लो हम 20 kg बना रहे तो इसमें 1000 रुपये का खर्चा मसाला आ जाता है, मसाला और तेल वगैरह जो भी लगता है, तो हमारा उसमें 1000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और बाकी जो है हम लहसुन का अचार है 300 रुपये पर kg सेल कर रही हूँ मैं इस टाइम, तो उसमें भी हमें 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है। पैकिंग सर फिलहाल तो मैं पैकिंग मेरा खुला ही मैं घर से करती हूँ, जैसे थोक में बना लेती हूँ, तो अभी तो मैं पॉलीथीन की ही पैकिंग में देती हूँ, क्योंकि मैं स्टॉल नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं डब्बों में पैकिंग नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। अगर मैंने स्टॉल पे किसी को छोटी पैकिंग देनी तभी मैं पैकिंग करती हूँ, वरना मैं घर से ही सबको, जो है मेरी मार्केट पहले से बनी है, 19-20 साल से जो है मैं यही काम कर रही हूँ, तो मतलब मेरी मार्केट बनी तो मैं घर से खुला ही उन्हें बेचती हूँ, जैसे डब्बे में या प्लास्टिक की पैकिंग में बंद करके, फिर वो अपने आप अपनी पैकिंग कर लेते हैं। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को पुरुषों के अलावा महिलाएं भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं, और इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर इस काम को किया जा सकता है, और बाजार में इन उत्पादों की बिक्री करके अच्छी आय कमाई जा सकती है। इससे एक ओर जहां आपको कमाई मिलने से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपको इससे अच्छी आय भी मिलेगी। सर जैसे सीजनल हमारा जो भी सामान होता है, जैसे आजकल आम मिल रहे हैं, तो आम के टाइम पे आम का अचार डाल लेते हैं, टमाटर के टाइम टमाटर का सॉस बना लेते हैं, अभी आगे आंवले आएंगे तो आंवले का अचार डालेंगे, तो मतलब इसको सीजनल ही मैं इस चीज़ को बनाती हूँ, और मतलब 40 से 50 हज़ार जो है मेरा सालाना इसकी में प्रॉफिट हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।